हाँ तो बच्चों लास्ट टर्म में आप लोगों ने पोलेराइड से रिलेटेड न्यूमेरिकल समझे थे हमसे, और आज हम लोग पोलेराइड में आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का ध्रुवण चैप्टर का जो पहला टाइप था, हमने आपसे बोला था कि आपको जो भी न्यूमेरिकल हमसे पूछना है आप पूछ सकते हैं। तो पहले टाइप में आप लोगों ने कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछा है। हाँ, सेकंड टाइप यानी जो पोलेराइड से रिलेटेड था उसमें आपने न्यूमेरिकल पूछे। तो जो न्यूमेरिकल आपने पूछे उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहला न्यूमेरिकल आपने हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 26। दो पोलेराइड क्रॉसित स्थिति में रखे हैं, इनमें से एक को 30 डिग्री, ये सेम वही क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कोई समस्या नहीं आनी थी। थोड़ा सा मिसप्रिंट है इसमें, ये कर लीजिएगा। एक को 30 अंश के घुमा देने पर आपतित प्रकाश, आपतित अध्रुवित प्रकाश कर लीजिए वहाँ पर, आपतित अध्रुवित या साधारण प्रकाश, ठीक है। अच्छा, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने पूछा तो हम बता देते हैं जल्दी से। पहला पोलेराइड जो है, दो पोलेराइड हैं, दोनों ही पोलेराइड कैसी स्थिति में, क्रॉसित। क्रॉसित के लिए आपको शायद कुछ बताया गया था, याद रहना चाहिए वो चीज़। अगर नहीं याद है तो आप लोग पिछला वीडियो एक बार देख कर आए, एक बार पिछला वीडियो देख ले, न्यूमेरिकली अच्छे से समझ में आएंगे। देखिए पहले पोलेराइड पर अध्रुवित प्रकाश अगर आई नॉट गिरा तो आपको पता है आई नॉट जब निकलता है तो ध्रुवित में चेंज होकर आई नॉट बाई 2 हो जाता है। क्रॉसित और क्वेश्चन में बोला गया कि 30 डिग्री 30 अंश घुमा दिया। अगर 30 अंश घुमा दिया जाए तो पहले तो ये इनकी ध्रुवण अक्ष थी, 30 अंश घुमा दिया जाएगा तो ध्रुवण अक्ष जो हो जाएगी, इसको निकलने के लिए 90 में से लेस करना पड़ेगा, 90 माइनस 30। अभी आगे और अच्छे से ये समझ में आएंगे ये क्वेश्चन। 90 माइनस 30 यानी टोटल एंगल कितना बचा, 60। तो पहले तो अध्रुवित जब गिरा तो आई नॉट बाई 2 आया, और जब आई नॉट बाई 2 गिरेगा इस पर, दूसरे वाले पोलेराइड पर 30 डिग्री इसको घुमाने के बाद, तो ये आएगा 60 डिग्री पर। तो मेलस के नियम से बनेगा आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर 60। हमने आपसे कहा था जब ध्रुवित प्रकाश बाहर आता है तो मेलस के नियम से कॉस स्क्वायर के साथ जो भी एंगल है वो, अगर दोनों समांतर होते, क्रॉसित बढ़ना होता, तो जो 30 डिग्री दिया था वही 30 रख देते। क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पर ये क्रॉसित है, इस वजह से हमने 30 लेस कर दिया है। अच्छा, ये हो गया निर्गत प्रकाश। निर्गत प्रकाश ये हो गया, परसेंटेज निकालना है। आपतित प्रकाश आई नॉट इंटू 100, ये दोनों हो गए कैंसिल, ये हो गया 1/2 कॉस 60 वैल्यू 1/2, 1/2 स्क्वायर करोगे 1/4 इंटू 100, 4 दूनी 8, ये आ जाएगा 12.5%। ये आपका आंसर पहला, ठीक। अगला देखते हैं इसके बाद। अगला क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 27। इसको चाहो तो जल्दी से आप पॉज करके एक बार नोट कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पूछा गया हमसे 27। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा जाएगा वैसे वैसे करते जाना, बाकी कुछ भी नहीं है, सब सवाल आराम से आपको आएंगे। एक अध्रुवित प्रकाशपुंज 4 पोलेराइडों के एक समूह पर आपतित होता है। एक अध्रुवित प्रकाशपुंज 4 पोलेराइड के समूहों पर आपतित होता है, ठीक है। किस प्रकार आपतित होता है कि प्रत्येक की ध्रुवण दिशा, हर एक पोलेराइड की ध्रुवण दिशा क्रमागत रूप से अगले पोलेराइड की ध्रुवण दिशा से 30 अंश का कोण बनाती है। 4 पोलेराइड हमने दिखा दी, 1 2 3 4। पहला पोलेराइड P1 P2 P3 और P4, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये चारों पोलेराइड हो गए। क्वेश्चन में बोला गया प्रत्येक पोलेराइड की ध्रुवण दिशा क्रमागत रूप से अगले पोलेराइड की ध्रुवण दिशा से 30 अंश का कोण बनाती है। देखा जाए तो ये सब एक दूसरे से 30 डिग्री पर है। अगर मान लीजिए ये अध्रुवित प्रकाश आपतित हो रहा है, सबकी ध्रुवण दिशाएं आप दर्शा दें। मान लीजिए पहले पोलेराइड ये P1 की ध्रुवण दिशा ये हो गई, अब अगला इससे 30 डिग्री पर है। तो अगर हम ये आपसे पूछे कि पहले वाले पोलेराइड से कौन वाला कंपन बाहर हुआ, अध्रुवित प्रकाश वह प्रकाश होता है जिसमें वैद्युत वेक्टर कंपन प्रकाश के चलने की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में समान रूप से हो। देखिए सभी दिशाओं में समान रूप से है कंपन। जब ये इस पोलेराइड से पार होगा तो केवल यही वाला कंपन तो बाहर आएगा, तो कंपन ये वाला बाहर आना चाहिए। ये वाला कंपन बाहर आ गया, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगला वाला जो पोलेराइड है इसकी ध्रुवण अक्ष P2 जो है वो थोड़ी सी तिरछी है। कितनी तिरछी है? ये जो P1 वाला है, P1 वाला,
ये पहले वाले की ध्रुवण अक्ष से कितने एंगल पर है? 30। ये है इसकी ध्रुवण अक्ष। तो ये हो गया P2, यानी कि इसको इससे पार होने के लिए थोड़ा सा घूमना पड़ेगा, तभी तो पार हो पाएगा। आप खुद सोचो, यानी कि इससे यहाँ से पार होने के लिए कितना घूमना पड़ेगा। ये वाला कंपन यहाँ से बाहर आ गया, सीधी सीधी अक्ष थी। अब इसको बाहर आने के लिए इतना घूमना पड़ेगा, कितना? 30 डिग्री। तो आप समझ सकते हैं यहाँ से जब ये बाहर आएगा, I0 बाहर आया तो I0/2 बन गया, क्योंकि अद्वितीय प्रकाश था। क्वेश्चन पढ़ेंगे पता चल जाएगा, क्वेश्चन में दिया है। ये जब बाहर आएगा तो आएगा I0/2 cos स्क्वायर, कितने डिग्री? 30 डिग्री। फिर अगले वाले में कहा गया हर एक पोलराइड क्रमागत रूप से 30 डिग्री पर है। अब इस P2 से भी 30 डिग्री पर अगर आ जाएगा, ये था आपका P2, तो अब इससे भी 30 डिग्री पे आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका P3। आने कौन वाला है? P2 वाला आने वाला, और इसको घूमना है कितना? 30। तो बच्चों ये वाला क्या प्रकाश पार हो पाएगा? अब ये वाला प्रकाश पार नहीं हो पाएगा, इसे पार होने के लिए घूमना है कितना? 30 डिग्री। तो ये जो गिर रहा है, गिरने वाले के साथ, हमने आपको बताया गिरने वाले के साथ, गिरने वाला प्रकाश I0 cos स्क्वायर 30, इसके साथ क्या लगाना है? cos स्क्वायर थीटा। थीटा का काम फिर से कितना कर रहा है? 30। चाहो तो आप सॉल्व करते चलो। ये हो जाएगा I0/2, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 का स्क्वायर करोगे 3/4, फिर √3/2 3/4, 3 × 3 9, 4 × 4 16, 16 दूनी 32, 9I0/32। ये यहाँ पर आ गया। देखिए I0 गिरा, I0/2, 30 पर मुड़ा, I0/2 cos स्क्वायर 30, जो भी बना आपका, उसके बाद ये बन जाएगा 3/4 I0/2, ये बन जाएगा। चलिए यहाँ लिख देते हैं, 4 दूनी 8, 3I0/8। उसके बाद जब ये बाहर आया तो 9I0/32 हो गया, 9I0/32। 9I0/32 जब इससे बाहर होगा तो फिर से इसको 30 डिग्री फिर से घुमाना पड़ेगा। तो भाई आ रहा है ये P3 और निकलना है P4 से, P4 से निकलना है, फिर से इसको 30 डिग्री और घुमा दो। तो अब मान लीजिए ये P4 की स्थिति है, तो इसको घूमने के लिए आ कौन रहा है, गिर कौन रहा है? P3। P3 को इससे निकलने के लिए इतना घूमना है, कितने डिग्री घूमना है? 30 डिग्री। तो P3 से जो बाहर आएगा, P4 से जो बाहर आएगा, इसके साथ लगा दें cos स्क्वायर 30, यानी 9I0/32, साथ में cos स्क्वायर 30, यानी फिर से वही √3/2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 3/4। तो 9 × 3 आएगा 27I0, और 3 चौक 12, 2 चौक 8, 108, 128। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही बोला गया था, यही आंसर आ रहा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो आपने पूछा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 28। 28 में क्या कहा गया है? में कहा गया एक प्रकाश पुंज के मार्ग में दो क्रॉसित पोलेराइड रखें एक प्रकाश पुंज के मार्ग में। ठीक है, कोई प्रकाश पुंज आ रहा है तो उसके रास्ते में दो क्रॉसित पोलेराइड रखें, ये दोनों। ठीक, 28 नंबर है ये क्वेश्चन। अच्छा, इनका नाम भी दिया गया है, पोलेराइड ए और पोलेराइड बी। ठीक है, इनके बीच में एक तीसरा पोलेराइड सी इस प्रकार रखा जाता है कि इसकी ध्रुवण अक्ष पोलेराइड ए की ध्रुवण अक्ष से थीटा कोण बनाती है। बच्चों, अगर मान लिया पोलेराइड ए की ध्रुवण अक्ष ये है ए वाली, ठीक है, और ये क्रॉसित है, ये है बी की। क्रॉसित यानी ये 90 पर है, एक में बिल्कुल सीधे सीधे, दूसरे में ऐसे, ये हो गई ध्रुवण अक्ष। देख लीजिए 90 पर है, क्रॉसित का मतलब 90। आगे क्वेश्चन में बोला गया कि इनके बीच में एक तीसरा पोलेराइड सी इस प्रकार रखना है कि ध्रुवण अक्ष ए की ध्रुवण अक्ष से थीटा कोण बनाए। सी को ऐसे रखना है, बीच में सी आ गया, और ऐसे रखना है, ये जो ए वाला है यही तो है ए वाला, ए की ध्रुवण अक्ष से ये जो सी की ध्रुवण अक्ष होगी, जो सी की ध्रुवण अक्ष है ये सी की है,
सी वाले की जो ध्रुवण अक्ष वो ए वाले से कितने एंगल पर हो, 30। क्वेश्चन में ऐसा बोला गया, क्वेश्चन बोला गया ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, 30। ठीक, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा हम करेंगे। अरे सॉरी 30 नहीं दिया गया, कह रहा है किस कोण पर रखा जाए, थीटा, थीटा कोण पर रखा जाए। तो ए से निर्गत प्रकाश की तीव्रता आई नॉट है, दिया गया क्वेश्चन में। ए से निर्गत प्रकाश की तीव्रता कितनी, आई नॉट। ए से निर्गत प्रकाश की तीव्रता आई नॉट है और पोलराइड बी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी। चलिए जल्दी से आई नॉट को इससे बाहर करेंगे, बताइए कितना आ जाएगा। अब तो हमें ये सब देखना ही नहीं था, आयुर्वेद गिर रहा है कि नहीं गिर रहा, सीधे सीधे दिया गया ए से निर्गत वाला, इस पर गिराना ही नहीं। आई नॉट बाहर आएगा, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब जब ये बाहर आएगा तो ये तो पार हो नहीं पाएगा यहाँ से, इस तरह का प्रकाश बाहर आ, इसको निकलने के लिए इतना घूमना पड़ेगा। अब यही हमें पता करना है ये एंगल कितना है, देख लीजिए ये एंगल कितना है, ये वाला है, ये वाला तो यहाँ से गुजर नहीं पाएगा, ये वाला एंगल पता कर लीजिए। पता भाई अगर तुलना कराई जाए शुरुआत से, देखो ये वाला कौन था, ए से कौन बाहर आया, सी। अब सी से किसको निकलना है, बी को। बता सकते हैं अगर ये वाला एंगल है थीटा तो ये एंगल कितना बचेगा, सीधे आपका आंसर होना चाहिए 90 माइनस थीटा। टोटल 90 है, इतना थीटा तो बचा कितना, 90 माइनस थीटा। और आपको पता है गिरने वाले प्रकाश के साथ जो प्रकाश गिर रहा है उसके साथ माइनस का नियम ऐसे लगता है कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। ये बात समझ में आई। आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। या फिर एक काम कर दीजिए अभी यहाँ पर, इसको ऐसे लिख दीजिए 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और 1/4। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर एक फार्मूला बन सकता है, 4 का गुणा 4 का भाग इसलिए करा दिया क्योंकि यहाँ फार्मूला बनना है। देखिएगा इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, तभी 4 का गुणा भाग कराया हमने। ये बन जाएगा साइन 2 थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 1/4 आई नॉट साइन स्क्वायर 2 थीटा, 1/4 आई नॉट साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये इसका आंसर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो पूछा गया है हमसे, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, चलिए देखते हैं 30 नंबर क्या कह रहा है। भाई 30 नंबर क्वेश्चन में बोला गया एक पोलेराइड पर 2 समतल ध्रुवित प्रकाश पुंज ए और बी जिनके ध्रुव तल, एक पोलेराइड है, एक पोलेराइड पर 2 पुंज गिर रहे हैं। एक है पुंज का नाम ए और दूसरा जो पुंज है वो इस टाइप का है बी। हमने ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि ए व बी के ध्रुवण तल लंबवत हैं। ये ए हो गया, ये बी, दोनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत। ठीक, आगे क्वेश्चन में बोला गया पोलेराइड की विशेष स्थिति में निर्गत प्रकाश बीम तीव्रता शून्य। चलो ठीक, बी वाला बाहर नहीं आ पा रहा है तभी बी की तीव्रता शून्य। पोलेराइड को इस स्थिति से 30 अंश घुमाने पर, पोलेराइड की जो स्थिति है इससे इसको 30 अंश घुमा दिया जाए, ठीक है, प्रकाश में ए व बी पुंजों की तीव्रताएं बराबर पाई जाती हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। मान लीजिए कुछ पोलेराइड की ध्रुवण कुछ इस टाइप की होगी या जो भी हो, क्वेश्चन में कहा गया कि पोलेराइड को ऐसा घुमा दिया गया, कितने एंगल घुमा दिया गया, 30 अंश, इसको 30 अंश घुमा दिया गया, कुछ इस टाइप का ऐसे घुमा दिया गया। अगर 30 डिग्री इसको घुमा दिया गया तो कहा गया ए और बी की तीव्रताएं बराबर होती हैं जो निकलती हैं। देखिए ये जो ए था, ए देख कर बताइए ए को यहाँ से निकलने के लिए कितना एंगल घूमना है। अगर इसको 30 अंश घुमाया गया, सीधे सीधे आपको पता चला 30, जितना घुमाया गया उतना। लेकिन बी को, ये बी है, ये बी को निकलने के लिए कितना एंगल घूमना पड़ेगा, 60। ए को 30 घूमना है, बी को 60, क्योंकि टोटल 90, दोनों के बीच का एंगल कितना था, 90। घुमा कितना दिया गया, 30, कितना घुमा दिया गया, 30। तो ए को बाहर आने के लिए 30 घूमना है, बी को बाहर निकलने के लिए 60 घूमना है। तो भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया जब 30 डिग्री
घुमा दिया गया तो इनकी तीव्रताएं बराबर हो गई। कहने का मतलब है ये जो ए वाली थी आई ए वाली जो तीव्रता होगी आई ए, बी वाली जो तीव्रता होगी आई बी। इसकी तीव्रता जो थी आई ए को कितना घूमना पड़ा 30, ठीक, और आई बी को कितना घूमना पड़ा 60। तो बच्चों हम लोग ऐसे लगते हैं आई ए कॉस स्क्वायर 30, ये हो गया आई ए कॉस स्क्वायर 30, और बी वाला कितना घूमा आई बी कॉस स्क्वायर 60। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों बराबर हैं। क्वेश्चन में कहा गया दोनों लोग बराबर हो जाते हैं। हमें आई ए और आई बी का अनुपात चाहिए। आई बी को इधर ले आइए, आई ए अपॉन आई बी, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 60 अपॉन कॉस स्क्वायर 30। कॉस 60 का मान होता है बच्चों 1/2, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। कॉस 30 का मान होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 3/4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आना चाहिए 1/3, 1/3, ठीक, 1/3, ये आंसर हो गया। आई ए रेशियो आई बी इक्वल 1/3। ठीक है भाई, अगले न्यूमेरिकल पर आते हैं। अगला न्यूमेरिकल जो हमसे पूछा गया है वो है क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आप लोग सही कर लें। क्वेश्चन नंबर 31 और 33 सेम है। इसका सही आंसर है 15 डिग्री, 15 डिग्री, 15 डिग्री, ठीक है। इसको चलिए देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 31, चलिए क्वेश्चन में कहा गया दो पोलराइड ए और बी परस्पर क्रॉसित रखे हैं। फिर वही बात, ये हो गया ए, ये हो गया बी, क्रॉसित रखे हैं। अगर इसकी ये ए वाले की अक्ष कुछ इस टाइप की है तो बी वाले की अक्ष कुछ इस टाइप की होनी चाहिए, क्रॉसित हो गया, ठीक। आगे क्वेश्चन में बोला गया इनके भी तीसरा पोलराइड किस प्रकार रखा जाए। जब कभी क्वेश्चन में ऐसे बोले कि किस प्रकार रखा जाए, यानी कितने एंगल पर रखा जाए, ठीक है। तो बीच में एक सी है, किस प्रकार रखा जाए। हमने मान लिया ये पहले वाले से, भाई ये था ए, पहले वाले से सी वाले को कितने एंगल पर रखा गया, मान लीजिए थीटा एंगल पर रखा गया। किस प्रकार रखा जाए, हमने मान लिया थीटा एंगल पर रखा गया कि बी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, ए पर आपतित अधोरित प्रकाश की तीव्रता, ए पर आपतित अधोरित प्रकाश की तीव्रता हमने मान ली I0, और बी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता है IB। कहा गया बी से जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता है वो ए पर आपतित अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता का 1/32 हो। ए पर आपतित अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता का कितना हो 1/32, यानी I0/32। ये वैल्यू गिवन है किसकी, IB की। कहा गया बी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता ए पर आपतित अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता का कितना है 1/32। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, अगर ये अध्रुवित प्रकाश है ए से पार होगा, बताइए कितना बचेगा, कुछ नहीं करना, I0/2। I0/2 जो प्रकाश वो कुछ इस टाइप का है, इसको बाहर निकलने के लिए थोड़ा घूमना, बताइए कितना थीटा, तो आ जाएगा I0/2 cos स्क्वायर थीटा। बहुत अच्छी बात है। अब जो इससे बाहर आए वो कुछ इस टाइप का प्रकाश आया, घूमता जा रहा है, देखिए ऐसा था अधूरित प्रकाश, इससे बाहर आया ये वाला कंपन यहाँ से बाहर नहीं हो पा रहा था क्योंकि ये घूमा हुआ था, इस टाइप की इसकी अक्ष है, तो इसको घूमना पड़ा, कितना थीटा। अब ये वाला बाहर नहीं आ पा रहा क्योंकि इसको घूमना है, क्योंकि इसकी अक्ष इस टाइप की, बी वाले की कितना घूमना है भैया, ये वाला एंगल है थीटा, टोटल 90, तो ये कितना बचेगा 90 माइनस थीटा, यानी इसको घूमने के लिए 90 माइनस थीटा। तो जो IB होना चाहिए गिरने वाले प्रकाश, गिरने वाला प्रकाश कौन, I0/2 cos स्क्वायर थीटा के साथ cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये हमें करना पड़ेगा। चलिए, यानी IB की वैल्यू आ गई I0/2, लिखते जाइए cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा। सामने देखिए वैल्यू कितनी चल रही है I0/32, ये दोनों हो गए कैंसिल, 2 से ये कैंसिल हो गया 16 बार में। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। cos स्क्वायर थीटा को ऐसे लिखा रहने दीजिए, cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा को ऐसे लिखा जा सकता है sin स्क्वायर थीटा। अभी बताया था आपको एक क्वेश्चन में 1/16, अगर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, ये बन जाएगा sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर, स्क्वायर उधर जाएगा, ये बन जाएगा 1/4, ठीक है। और 1/4 अगर बन गया, इसको एक फार्मूला बना लीजिए, दोनों पक्षों में 2 का गुणा करा दीजिए,
तो एक फार्मूला बन सकता है, गौर से देखें, 2 sin थीटा cos थीटा, ये फार्मूला था sin 2 थीटा का, sin 2 थीटा, ये कैंसिल हो गया, ये बन गया 1/2, 1/2 वैल्यू थी sin 30 डिग्री की। दोनों तरफ से कंपेयर करा लीजिए, 2 थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, तो आपका थीटा बन जाएगा 15 डिग्री। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है भाई, ये इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से। आखिरी क्वेश्चन जो आपने पूछा था, आपके द्वारा जो पूछा गया क्वेश्चन है वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 32, इसका आंसर भी बच्चों सही कर लीजिए। इसका आंसर आएगा 35, सेम क्वेश्चन है 32, 35, 3i/32, 3i/32 आएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए जल्दी से करते हैं। 2 पोलराइड ए और बी क्रॉसित स्थिति में, फिगर से समझते जाइए, चित्र बनाते जाइए। पोलराइड ए की ऐसे अच्छा आपने दिखा दी, सबसे पहले ये ए की अच्छा आपने दिखा दी, और जो बी है वो क्रॉसित स्थिति में, ये बी की हो गई अच्छा, ये हो गई बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, दोनों क्रॉसित है। कहा गया कि इनके मध्य सी रखा गया जिसकी अक्ष ए से 30 अंश से झुकाव पर है, बीच में आ गया सी, और जो सी है ना, ये जो ए वाला था, ये ए वाला था, ए वाले से सी वाला कितने एंगल पर है, 30, ये है सी। ठीक, तो कह रहा ए पर आपतित अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता आई है, ए पर आपतित जो अध्रुवित प्रकाश आई नॉट नहीं है, आई है, आई है। तो बी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, ये यहाँ से आई बी की वैल्यू निकालनी है। जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ये आखिरी क्वेश्चन है, बाकी सारे क्वेश्चन हो गए आपके। आई से पार होगा तो ये बन जाएगा I/2, अभी तक हम लोग I0/2 करते थे, I0 मानते थे, आई दिया गया तो हमने I/2 कर दिया। I/2 बाहर होगा, बताइए कितने एंगल पर। ये जो अध्रुवित प्रकाश था, ये जब पार हुआ तो ये वाला कंपन आया, ये वाला कंपन तो निकल नहीं सकता, इसको घूमना पड़ेगा, कितने एंगल, 30 डिग्री, तो I/2 के साथ cos स्क्वायर 30। इसको सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। cos 30 का मान √3/2, √3/2 का स्क्वायर करो 3/4, 3/8i। ये जब बाहर आएगा बेटा, ये वाला कंपन बाहर आया, जब सी है, सी बाहर आएगा तो इसको फिर से घूमना पड़ेगा। अब बताइए इसको कितना घूमना पड़ेगा, ये जो सी आ रहा है, सी को ऐसे घूमना पड़ेगा, ये एंगल पता कर लो। तो बच्चों ये था 30, बचेगा 90 - 30 यानी कितना, 60 डिग्री। तो अब इससे जो प्रकाश, ये जो प्रकाश गिर रहा है, इसको बाहर निकलने के लिए, गिरने वाला प्रकाश कौन है, 3i/8, इसके साथ cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो बच्चों cos 60 का मान होता है √3, सॉरी 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो आएगा 3i/32। ये आपका क्या हो गया, आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन आपके सारे इस चैप्टर के कंप्लीट। और आज से हमने आपसे कहा था कि हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, विकिरण और द्रव्य की दोहरी प्रकृति। जल्दी से इसके फार्मूले देख लीजिए, सारे क्वेश्चन लगाइए टाइप 1 के। जो ना आए हमको आप व्हाट्सएप जो ग्रुप चल रहा है कोचिंग का, अचीवर्स पॉइंट ऑफिशियल, उसमें आप मैसेज करें, बताएं जो न्यूमेरिकल नहीं है, अगला वीडियो उन्हीं न्यूमेरिकल पर बनेगा। तो बच्चों जो फार्मूला है, फार्मूला जो है टाइप 1 वो ये है, ई का फार्मूला है hν, ये है फोटोन की ऊर्जा, ये है प्लांक नेतांक, इसकी वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड, और ये है न्यू का मतलब है आवृत्ति। इसको ब्रेक करेंगे तो hc/λ, जहाँ ये जो न्यू है आवृत्ति होता है प्रकाश की चाल बटा तरंगदैर्घ्य। ठीक है, ये फार्मूला आपको पुट करना है। ये है फोटोन की ऊर्जा, किसी क्वेश्चन में पूछा जाए जल्दी से आंसर। ठीक है, अच्छी बात है। इसके बाद अगर क्वेश्चन में बाई चांस आपसे ये बोलता है कि फोटोनों की संख्या बताइए, या फिर हो सकता हो क्वेश्चन में लेमडा जो यानी तरंग दैर्घ्य जो है वो एंगस्ट्रॉम में दी जाए आपको, और ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछी जाए, ऐसी स्थिति में अप्रॉक्सीमेटली जो आंसर आ जाता है वो ऐसे आ जाता है 1 2 3 7 5, और लेमडा को हम लोग रखते हैं एंगस्ट्रॉम में, तो ई का आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्राप्त हो जाता है। या इसी का जस्ट अपोजिट, अगर लेमडा आपसे एंगस्ट्रॉम में पूछे और ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, यानी ऊर्जा जो दी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो लेमडा का जो भी आंसर आएगा बच्चों वो किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में।
ये आप कर सकते हैं। अंतिम चीज़ फोटोनों की संख्या। फोटोनों की संख्या, फोटोनों की संख्या कैसे निकाली जाएगी? जो कुल ऊर्जा होगी, किसी पृष्ठ पर गिरने वाली कुल ऊर्जा जो होगी उसमें हम लोग एक फोटोन की ऊर्जा, एक फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? एच न्यू या एच सी अपॉन लेमडा का डिवाइड करेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा फोटोनों की संख्या का। तो जो भी फोटोनों की संख्या होगी वो निकल जाएगी। अच्छा बच्चों, इसी में क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपसे देहली आवृत्ति कार्य फलन, तो फार्मूला ये लगाएंगे W बराबर एच न्यू नॉट। इसका मतलब होता है कार्य फलन वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके। न्यू नॉट वह न्यूनतम आवृत्ति जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके किसी धातु की सतह से, देहली आवृत्ति कहलाती है। इसी को ब्रेक करेंगे तो लेमडा नॉट आएगा, वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कराती है उसे हम देहली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम से कम आवृत्ति न्यू नॉट होनी चाहिए, मिनिमम न्यू नॉट होनी चाहिए। न्यू नॉट से ज़्यादा हो सकती है लेकिन न्यू नॉट से कम नहीं होनी चाहिए, तब तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। अच्छा, और देहली तरंग दैर्घ्य अधिक से अधिक यानी कि लेमडा नॉट होना चाहिए, लेमडा नॉट से कम अगर है, यानी कि जो प्रकाश गिर रहा है उसकी तरंग दैर्घ्य देहली तरंग दैर्घ्य से कम है तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। ठीक है, अगर देहली तरंग दैर्घ्य से ज़्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। तभी कहा जाता है वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य, अधिक से अधिक इतनी चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। कम से कम न्यू नॉट चाहिए, इससे कम होगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। तो इसके न्यूमेरिकल आप आराम से लगाएं, जो जो न्यूमेरिकल आपको नहीं आएगा बताया जाएगा, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा है इन न्यूमेरिकल में। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आसानी से करें इन्हें। मिलते हैं हम लोग अगले टर्न में। इसके न्यूमेरिकल जो भी आपको नहीं है भेज दें। और पेपर की जो तारीख है वो बढ़ गई, आपको पता है, पोस्टपोन्ड हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई करना आप बंद कर दें, अच्छे से पढ़ाई जारी रखें। और ये बहुत अच्छा समय मिला है हम लोगों को, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।